अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो पंजाब बोर्ड में 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसका जो चैप्टर 3 है डायनामिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसकी जो MCQs हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है MCQs में, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट। जो अब भी हम किसी पत्थर को ना किक मारते हैं यानी लात मारते हैं तो हमें चोट लगती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो डी वाली रिएक्शन। लेकिन ये क्यों हमने सिलेक्ट किया है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक हर जो एक्शन है ना यानी हर जो अमल होता है उसका एक रद्द अमल यानी रिएक्शन होता है जो कि इक्वल ही होता है। तो when you kick a stone, the stone exert an equal force back on your foot, causing pain। तो जब आप पत्थर को ना ज़ोर से लात मारते हैं तो पत्थर उसी मतलब कुव्वत से ना वापस एक्सर्ट करता है यानी वापस रद्द अमल शो करता है ना, रिएक्शन शो करता है, जिससे फिर आपको पेन जो है वो महसूस होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। तो कोई भी शय जो है वो कंटिन्यू रखेगी अपनी मोशन ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यानी उसका एक्सेलरेशन जो है वो तब्दील नहीं होगा। कब? जब ना इसका ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो क्यों ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स ओनली व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो उसके पहले लॉ के मुताबिक ना कि कोई भी शय जो है वो तभी एक्सेलरेशन उसमें होती है ना जब इस पर कोई ख़ास कुव्वत या उसके ऊपर कोई फोर्स लगे। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स बिकम ज़ीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, द ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी उससे क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इट मीन्स कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इनमें से कौन सी जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं ये बगैर फिजिकल कॉन्टैक्ट के काम करती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, सेम इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। उसके अलावा फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड टेंशन रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये वाली जो सारी हैं, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन, इन सब को कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, यानी दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी तो उनमें फ्रिक्शन होगी। और इसी तरह वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डज नॉट, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p hits a solid wall and bounce back with the same velocity, its momentum जो after collision will be। तो एक बॉल जो है उसने जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, जो इब्तदाई उसकी जो रफ्तार थी वो p है, या मोमेंटम जो है ना इनिशियल वाला वो उसका p है। तो एक ठोस दीवार सॉलिड जो वॉल है ना उससे जाके टकराई है और उसी मतलब रफ्तार से ना वापस तेज़ी से वापस आई है। तो हिट करने के बाद ना उसका जो मोमेंटम है ना p डैश, तो उसके बारे में बताना है। तो इसका जो वापस आने के टाइम होगा, एक जो है वो p डैश होगा और दूसरा नेगेटिव p। ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, इस वजह से ये वेक्टर है ना। तो वेक्टर के लिए ये दोनों कंडीशन होती हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। दूसरा, व्हेन द बॉल बाउंस बैक, जब वो वापस आएगी ना विद सेम स्पीड, उसकी स्पीड तो सेम होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, यानी जाते हुए वो फॉरवर्ड है और वापसी पे वो बैकवर्ड है। तो इट्स मोमेंटम जो है वो रिवर्स साइन जो है वो शो कर रहा है, यानी ये जो -p है ना ये शो कर रहा है कि दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v collides with another particle of the same mass at rest, the velocity of the first particle after collision is। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो एक दूसरे की ना इसी मास के मतलब वो एक दूसरे पे ना वो रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहे। तो क्या होगा, जब वो टकराते हैं तो कोलिजन के बाद ना
पहले जो वो पार्टिकल की ना वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, तो वो ज़ीरो होगी ना। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मैसेज द मूविंग पार्टिकल स्टॉप्स। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं। तो सेकंड पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v, दूसरा जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, उसमें मोमेंटम जो है उसमें कंजर्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी ये जो कंजर्वेशन है ना लीनियर मोमेंटम की, ये किसके इक्वल होती है। इसके जो ऑप्शन है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका डायरेक्ट रिलेशन न्यूटन थर्ड लॉ से है। एक्शन और एक्शन पेयर की सूरत में होते हैं, यानी एक नहीं होता, दोनों इकट्ठे होते हैं। When two bodies interact, जब भी कोई दो बॉडीज जो है वो तामुल करती हैं, देयर मोमेंटम चेंजेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो उनमें जो मोमेंटम में चेंजमेंट आती है वो इक्वल होती है लेकिन ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, a constant force then acts for 5 seconds on the object and give it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is, तो 5 kg की मास का ना एक वो बॉडी है और 10 मीटर पर सेकंड के ना वो कांस्टेंट उसके अंदर ना वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है। फिर एक जो कांस्टेंट फोर्स है ना 5 सेकंड तक उस पर एक्ट करती है, तो इसे मुखालिफ सीमत में ना ऑपोजिट साइड पे 2 मीटर पर सेकंड की ना वेलोसिटी देती है। तो उस शय पर ना अमल करने वाली कुव्वत जो है वो बतानी है। तो इसमें -12 न्यूटन ये लगानी है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना कि ये आंसर हमने क्यों सिलेक्ट किया है, चेंज इन मोमेंटम के लिए ये लगाएंगे ना m इंटू यू माइनस वी, यानी v माइनस यू सॉरी। तो 5 लिखेंगे और ब्रैकेट में 2 माइनस और -10, -10 मीन उन दोनों को माइनस माइनस जब करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 10 और 2 को प्लस करें तो 12 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो फोर्स जो है वो कैसे फाइंड करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम का जो आंसर है ना 60, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, यानी 5 सेकेंड से, तो इसका आंसर 12 न्यूटन आएगा। लेकिन जो नेगेटिव साइन है ना वो ऑप्शन में, वो क्यों है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी चीज़ पे ना बहुत बड़ी जो फोर्स है वो कम वक्त के लिए अमल करती है, रिएक्शन जो है। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटर्मिन, तो इस सूरत में दजल में से क्या मालूम करना आसान है। ये जो कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से ना ये सी वाली जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इम्पल्स जो है जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होती है। और चेंज इन मोमेंटम जो है ये इसके इक्वल होता है असल में जो इम्पल्स है। तो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वी टिपिकली मेजर द इम्पल्स रादर देन द फोर्स और टाइम सेपरेटली। तो अगर टाइम बहुत मुख्तसर है ना, बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम आम तौर पर जो इम्पल्स है वो फाइंड करते हैं, ना कि फोर्स या टाइम को अलग से। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सर्फेसिस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ना आमतौर पर दो जो सर्फेसिस के दरमियान ना जो लुब्रिकेशन जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो इसमें ना ये जो मटेरियल है वही लुब्रिकेटिंग, वो क्या है, ये किस लिए मतलब होता है। तो इसकी जो ऑप्शन है ना, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस, ये वाली ऑप्शन लगानी है ताकि वो डायरेक्टली दोनों जो सर्फेसिस है ना वो आपस में हीट ना करें। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, लुब्रिकेंट्स क्रिएट अ थिन लेयर बिटवीन सर्फेसिस प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, ऑयल वगैरह ग्रीस जो आप लगाते हैं, तो ये किस लिए लगाते हैं कि बीच में एक लेयर बन जाती है ताकि डायरेक्टली वो दोनों सर्फेसिस एक दूसरे के ऊपर जब रगड़ खाएंगी ना फ्रिक्शन से, तो घिस जाती हैं मशीनें जो है ना, वो वाले पार्टिकल वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिसने से ख़राब हो जाते हैं। तो दिस लेयर रिड्यूसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इससे क्या होगा कि ये लेयर जो है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करेगी, जिससे जो फ्रिक्शन है ना वो थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, तो जो फोर्स होती है वो किस किस्म की तब्दीलियां पैदा कर सकती है। इसका जो आंसर है ना, रेस्ट और मोशन, यानी फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, यानी ये जो फोर्स है वो किसी बॉडी की ना
रेस्ट को तब्दील कर सकती है या उसकी मूवमेंट में तब्दीली ला सकती है। फिर वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स है वो किसी बॉडी की जो है वेलोसिटी उसमें चेंज ला सकती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। शेप और साइज, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स जो है ये किसी भी जो बॉडी है उसका साइज या उसकी शेप को तब्दील कर सकती है। तो डायरेक्शन जो है, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो फोर्स जो है वो किसी मूवमेंट करते हुए जिस्म को ना उसकी वो जिस्म की सिमत यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। फिर एनर्जी, वी कैन ट्रांसफर एनर्जी बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम कुव्वत की वजह से ना ये एनर्जी की वजह से ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनर्जी उस पर फोर्स लगा के। सेकंड जो क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स देनी है, तो इसमें आप कोई से भी लिख सकते हैं ना नाम, जैसे ये लिखे फ्रिक्शन, ड्रैग, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी। तो एक कोई बॉडी है वो स्पेस में ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये बॉडी कितनी देर तक ना उसी वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी। तो इसका जो आंसर है ना, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूड इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो स्पेस में क्या होगा कि कोई भी शय जो है वो मुस्तकिल यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना उस पर एक्ट ना करे, बैरूनी कोई कुव्वत उस पर एक्ट ना करे। तो ये सब जो है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन बतानी है। इसका जो आंसर है, इम्पल्स इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी ये वो फोर्स है जो वक्त की ना टाइम के मल्टीप्लाई से आती है, लेकिन कब? जब वक्त बहुत ही छोटा हो, बहुत कम हो। इसका फार्मूला जो है F क्रॉस डेल टी यानी टाइम जो है, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन सेकेंड है। फिर वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ज़मीन पर जो प्रूव क्यों नहीं हुआ ना। तो इसका जो आंसर है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ बिकॉज इट इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स एंड देयर आर मैनी फोर्सेज ऑन द अर्थ लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये मूवमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये ज़मीन पर प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब कोई जो नेट फोर्स है ना वो मौजूद ना हो। और ज़मीन पर तो बहुत सी फोर्सेस मौजूद हैं, जैसे फ्रिक्शन है, एयर की रेजिस्टेंस है, उसके अलावा ग्रेविटी है। तो इन सब फोर्सेस के होते हुए ये प्रूव करना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट वाई। तो जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं ना तो अचानक जो है रेस्ट से ना एक्सेलरेशन में जब आती है तो आप सीट में ना पीछे की तरफ क्यों पुश होते हैं, पीछे की तरफ क्यों धकेले जाते हैं। तो इसका आंसर है ना, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। जब गाड़ी में बैठे हो अचानक ना वो ज़्यादा एक्सेलरेशन उससे दिया ना, स्पीड अप हुई है, तो वी आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया। तो हम जो पीछे जाते हैं ना, थोड़ा पीछे की तरफ जो धक्का महसूस होता है वो इनर्शिया की वजह से। As according to law of inertia, inertia के law के according, a body at rest wants to continue its state of rest or resist the change in its state of rest. तो इस वाले law के according ना क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी जो रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहती है ना, यानी उसमें चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, रेजिस्ट करती है। यानी जब आप तेज़ तेज़ भाग रहे हैं ना तो एकदम से रुक नहीं सकते, 2-3 स्टेप लेके रुकेंगे, और भागना भी शुरू करें तो पहले स्टेप से ही फुल स्पीड नहीं पकड़ सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो। तो न्यूटन की दूसरे वाले जो लॉ में ना जो जाहिर की गई फोर्स है वो नेट फोर्स होती है। तो ऐसा क्यों है? एज नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी लाइक एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल, gravitational force, applied force. So it is important to consider net force as it determines the object's overall motion. क्योंकि जो net force है वो जिस्म पर अमल करने वाली ना तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सम अप होती है, उनका मजमूआ होती है। तो जैसे जो है एयर रेजिस्टेंस है, उसके बाद फ्रिक्शन है, फिर ग्रेविटी है ना, तो इस तरह लगाई गई जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए नेट फोर्स पर ना फोकस होना ज़रूरी है ना, क्योंकि जो बॉडी है वो ओवरऑल ना
टोटल जो मोशन है वो उसके मुताबिक ही होगी ना, इन सब फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप कैसे साबित करेंगे ना कि रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। तो द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होने की ना वजह यह है कि जो व्हील है ना और जो सरफेस जिस पे वो मूव करता है उनके बीच में कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है ना, बहुत कम, यानी सिर्फ वो पार्ट जो टच हो रहा था बाकी सारा व्हील तो अलग ही होता है। Moreover, the wheel touches the surface only at the point which reduces the sliding friction, but in case of sliding friction there is a relative motion between surface and sliding body। तो मज़ीद ये ना कि जो व्हील है वो सरफेस को ना सिर्फ एक पॉइंट पे छूता है जहाँ से वो टच हो रहा है, और स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ना सरफेस और स्लाइडिंग जो बॉडी है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो मूवमेंट होती है। तो मोर ओवर द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन स्लाइडिंग बॉडी एंड सरफेस इज मोर विच इंक्रीजेज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा स्लाइडिंग बॉडी और जो उसकी जो सरफेस है ना उसके दरमियान जो कनेक्शन है उसका एरिया ज़्यादा होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि टर्मिनल वेलोसिटी की वो डेफिनेशन बतानी है किसी शय में। तो टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन upward air resistance balances the downward force of gravity on falling object, it falls with constant velocity, it is called terminal velocity। तो terminal velocity जो है जब ऊपर की जो एयर समझ लेना उसकी जो रेजिस्टेंस है यानी रोकने की जो ताकत है गिरते हुए जिस्म पर जो ग्रेविटी जो है वो नीचे की कुव्वत को ना वो जो ये दोनों जब आपस में क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, यानी ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और रास्ते में जो हवा है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो एक ख़ास पॉइंट आता है ना जब वो मैक्सिमम होती है ये बैलेंसिंग के टाइम, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो एग्जांपल जो है, ए पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, यानी पैराट्रूपर जो है ये जो पैराशूट वाले वो एक ख़ास वेलोसिटी से जब नीचे आते हैं ना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। तो उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट walking in space want to return to his spaceship by firing a hand rocket। तो in what direction does he fire the rocket। तो खला में ना स्पेस में चलने वाला एक जो एस्ट्रोनॉट है खलाबाज, वो हैंड रॉकेट फायर करके ना अपने खलाई वो जो स्टेशन है उसमें वापस आना चाहता है, तो वो रॉकेट को किस सीमित में फायर करेगा। तो एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ना कि अमल और रद्द अमल यानी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो द एस्ट्रोनॉट विल फायर द रॉकेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप। तो वो क्या करेगा एस्ट्रोनॉट, वो अपनी जो ऑपोजिट साइड है ना स्पेसशिप के ऑपोजिट साइड उस तरफ ना वो फायर करेगा। तो उससे क्या होगा कि उस फायर की बदले में ना इसको ऑपोजिट साइड पे पुश मिलेगी ताकि वो इजीली अपनी उस स्पेसशिप में वापस जा सके। तो यहाँ पे इसके जो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स और ये जो लेक्चर है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।